श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज सुबह मॉर्निंग प्राइम टाइम शो। अगले 1 घंटे तक आपके साथ होंगे हम और आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी कहर, पूरा देश कोरोना से कहरा रहा है। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, देश में कोरोना के केस लगातार दूसरे दिन 2 लाख के पार हो चुके हैं। कुल केस आपको हम बता दें 2,17,353 हो गए हैं। रिफॉर्म्स कोविड के खिलाफ लड़ाई के अंदर क्या हो सकते हैं और क्या हम ऐसे उदाहरण अपने यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में प्रस्तुत कर सकते हैं जिनको कि देश भी आगे इम्यूलेट कर सके। इसके ऊपर जो है हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। ऊपर कुछ डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था क्या लॉकडाउन लगाया जा सकता है? कुछ एक अनुमान है सर, ये कितना? आपको बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, वो पहुंचे थे एम्स और वहां पर हालात का जायजा लिया। और राज्यों में इसी तरह से जो खबरें आ रही है, जिस तरह से लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर ये दौरा भी था कि स्वास्थ्य का हाल जाने, स्वास्थ्य संस्थानों का हाल जाने। जहां तक एम्स की बात कही जा रही है, बताया जा रहा है कि यहां पर जब डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे तो वहां पर स्टाफ की कमी की भी बात की गई। तकलीफ थी, कमी थी, लेकिन अनुभव से हम लोगों ने सीखा कि चैलेंज को जो है अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। हर चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है। सारे देश ने 15-20 लाख से ज़्यादा डेडिकेटेड कोविड के बेड्स क्रिएट कर दिए। सारे देश में पीपीई किट्स, N95 मास्क, वेंटिलेटर्स, पर्याप्त टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्रीज, पर्याप्त टेस्टिंग के लिए किट्स और बाद में अभी वैक्सीनेशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने 1 साल में क्रिएट की। कोविड के खिलाफ लड़ने की स्ट्रैटेजी सारे देश ने मिलकर विकसित की। अभी जो है हम लोग ये एसेस कर रहे हैं कि हमें और क्या क्या चीजें हम लोग और एडवांस में भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वही आज की हमारी इस एम्स की विजिट का लक्ष्य है। सारे डॉक्टर्स की जो भी उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट में अभी क्या स्थिति है, कितने मरीज हैं, कितने वेट कर रहे हैं, कितनी जगह बाकी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं और हमने अपनी बात उन्हें कही है। इनोवेटिव सॉल्यूशंस, नए रिफॉर्म्स कोविड के खिलाफ लड़ाई के अंदर क्या हो सकते हैं और क्या हम ऐसे उदाहरण अपने यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में प्रस्तुत कर सकते हैं जिनको कि सारा देश भी आगे इम्यूलेट कर सके। इसके ऊपर जो है हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना से हाल बेहाल है। पूरे देश में लगातार दूसरे दिन नए केस 2 लाख के पार आए हैं। ताजा आंकड़े में आपको बता दें नए बीमार 2,17,000 तक जा पहुंचे हैं, जो कि मृतकों का आंकड़ा भी जो है 1,185 तक पहुंच गया है। दिल्ली, मुंबई, यूपी में लगातार केस बढ़ रहे हैं। राजस्थान, गुजरात और बिहार पर भी कहर बरपा रहा है कोरोना। एक के बाद एक राज्य नाइट कर्फ्यू लगाते जा रहे हैं। वीकेंड कर्फ्यू का भी सिलसिला चल पड़ा है। जैसा कि आपको पता हो कि दिल्ली में आज से वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो रहा है। ये देखिए पिछले 24 घंटे में राज्यवार क्या आंकड़े हैं। राज्यों में किस तरह से महाराष्ट्र में 61,695 केसेस सामने आए। उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है, 22,000 से ज्यादा मामले यहां पर। दिल्ली में 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा केसेस। एम्स में थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जाकर सभी महकमों के शीर्ष डॉक्टरों से बात की। आपको बता दें इसमें डॉक्टरों ने दिक्कतें बताई है, स्टाफ में कमी का मुद्दा भी उठाया है। विभागों के हेड ने तफसील से बताया कि क्या इंतजाम है और कहां कमी है। तो आपको बता दें डॉक्टर गुलेरिया भी यहां पर मौजूद थे, तमाम सीनियर डॉक्टर्स वहां पर मौजूद थे। अब से कुछ देर पहले यहां पर स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे और ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं मीटिंग की ये तस्वीरें। It may happen. The thing which you are mentioning, number of beds which can increase in number, certainly we go for it. But I think the greatest problem at this point is manpower. It is not only the nurses, the resident doctors. In my department itself, there are nearly 18 of them who are positive doing home isolation. And we are running the whole emergency, outpatient clinics and indoor also, which is our responsibility as a doctor. Layout can be small, not too long. I don't say lockdown periods like 10 days or 12 days and then opening up and then 10 days and 12 days, so that we break the chain of transmission and the load which will happen in the healthcare facility.
On top of that, sir, I very strongly believe as leader, we are all trendsetters. All our community, all our society looks at the leaders. So all super spreader events, we should try to curtail them, right and left, give a message to the community that we are with them, and this is the way the things have to be taken care of for the COVID surge which is going to happen. So just one point I want to raise. As you also pointed out that we are having shortage of manpower in all areas. For us, it's acute right now because in endoscopy room we have only 7 people, 7 working hands with us, and 3 are down with COVID. Same way, in our department, 3 residents right now are down with COVID. And this is a small department. So as Dr. Harshvardhan is also here, so I would like to make a small request. All posts which are lying vacant at various positions, maybe at the level of faculty or residents, at least those posts which are sanctioned can be filled at this stage so that we will have extra pair of hands. That is my honest plea. NCI, sir, we have a 13 kiloliter oxygen plant operational now, and we have a 600 D-type cylinders also available as a backup. So currently we don't have a shortage. We can run all the 650 beds on oxygen, no problem. Okay. The other thing I wanted to confirm was regarding streamlining and the SOP for the mortuary. We should have a streamlined process so that all the COVID positive patients are, last time the decision was taken that they would be then sent directly after coordination to either the crematorium or to the burial ground, and we will coordinate with the people there and help that out. तो आपने साफ सुना, डॉक्टर्स ने साफ 2 बड़ी बातें कही। पहला, लोगों की कमी हो रही है क्योंकि खुद कई डॉक्टर्स जो हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं, ऐसे में कैसे संभाले पूरे डिपार्टमेंट को। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने जो कही कि कई ऐसे जो बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं इस वक्त जिन्हें टाला जा सकता है आगे के लिए, उस पर भी सरकार विचार करे। चलिए आपको बता दें, महाराष्ट्र की बात बताएं। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। एक बार फिर 60,000 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। देखिए 61,695 केसेस महज 24 घंटे में सामने आए हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, 349 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हो गई है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हाल है। यहां पर 6,20,060 एक्टिव केस यहां पर सामने आए हैं। में कोविड के केसेस 60,000 के करीब हर दिन आ रहे हैं। सरकार ने कड़े लॉकडाउन लागू करने का काम किया है और ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र की सरकार ने जिला अधिकारियों को लगभग 3300 करोड़ रुपए वितरित करने का निर्णय लिया है ताकि जिला अधिकारी अपने स्तर पे जो भी साधन सामग्री की जरूरत हो उसका वो खरीदी कर पाए। साथ ही साथ में 5,500 करोड़ रुपए का हम लोगों ने राहत पैकेज दिया है। जो घरेलू मजदूर हैं, घर में काम करते हैं, उनके अकाउंट में 1,500 रुपए, कंस्ट्रक्शन वर्कर के अकाउंट में, रिक्शा वालों के, फेरी वालों के, और आदिवासी जो खावटी योजना जिसे लागू है उनके अकाउंट में, सभी लोगों को 1,500 रुपए अकाउंट में डालने का निर्णय लिया गया। कोविड की स्थिति मुंबई में भयावह बनी हुई है। एक्टिव सील्ड बिल्डिंग्स की संख्या अब 1,100 पहुंच गई है। एक्टिव कंटेनमेंट जोन्स अब 95 हो गए हैं। एक्टिव केसेस मुंबई में 85,000 से ऊपर पहुंच गए हैं। और ऐसे में बीएमसी के लिए और राज्य सरकार के लिए सबसे जटिल समस्या जो खड़ी हो गई है वो है मुंबई के 150 कोविड अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन किस तरीके से पहुंचाई जाए। बीएमसी ने 6 अफसर्स की नियुक्ति करी है जो ये कोऑर्डिनेट करेंगे कि पर्याप्त मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन अस्पतालों में पहुंचाई जाए। साथ ही साथ रेमडेसिविर इंजेक्शंस, बेड कैपेसिटी किस तरीके से बढ़ाई जाए, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। करीब 60 से ऊपर नर्सिंग होम्स हैं जिनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से सोच समझकर ऑक्सीजन पेशेंट्स को दी जाए। लेकिन इस पूरी समस्या के बीच में मुंबई और महाराष्ट्र के लिए एक अच्छी खबर भी यह है कि केंद्र सरकार ने मुंबई बेस्ड हैफकिन इंस्टीट्यूट को अब ये इजाजत दे दी है कि वो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बेसिस पर अब मुंबई में ही मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस कर सकता है। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।
महाराष्ट्र के हाल कोरोना वायरस को लेकर बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो शुरुआत में 9 से 10 बड़े शहर जहां पर एक्टिव पेशेंट्स ज्यादा आ रहे थे, अब ये आंकड़ा महाराष्ट्र में तकरीबन 20 ऐसे शहर हो गए हैं जहां पर ये एक्टिव पेशेंट्स के जो आंकड़े हैं वो 10,000 के पार हो गए हैं। यानी आज के तारीख में महाराष्ट्र में तकरीबन 6,20,000 एक्टिव मरीज है और उनमें जो सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज किसी जिले में है वो है पुणे, जहां पर 1,13,000 एक्टिव मरीज है। मुंबई की बात करें तो तकरीबन 85,000 एक्टिव मरीज है। मुंबई के पास ठाणे की भी वही हालत है, 83,000 एक्टिव मरीज। नासिक में 47,000 एक्टिव मरीज और ऐसी ही हालत नागपुर की भी हो गई है जहां पर तकरीबन 70,000 एक्टिव मरीज हो गए हैं। तो इस तरह से जो छोटे शहर भी है जैसे भंडारा, सोलापुर, सातारा, रायगढ़, पालघर, लातूर, जलगांव, इन शहरों में भी अब एक्टिव मरीजों की संख्या 13,000 के ऊपर गई हुई है। रोजाना जो पॉजिटिव मरीज आते हैं वो महाराष्ट्र में 60,000 के ऊपर लगातार हफ्ते भर से जा रहे हैं। तो ये भी एक चिंता करने वाली बात है। और महाराष्ट्र के बाद एक बार फिर से हम बात करेंगे दिल्ली की। आपको बता दें कि दिल्ली में कल के मुकाबले केस में थोड़ी कमी आई है, लेकिन संकट बड़ा है। आज एक बार फिर 16,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। आज से यहां पर वीकेंड कर्फ्यू लग रहा है। आपको बता दें कि रात 10 बजे से लेकर आज से वीकेंड कर्फ्यू शुरू होगा, जो कि सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। जिम बंद रहेंगे, मॉल्स बंद रहेंगे, बाजारें बंद रहेंगी, सिनेमा हॉल हालांकि खुले रहेंगे। 30% लोग उसमें जा पाएंगे। कई सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए, दूसरों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हम आपके लिए लगा रहे हैं, आपके परिवार के लिए लगा रहे हैं, आपकी सेहत के लिए लगा रहे हैं, आपकी जिंदगी के लिए लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो पैंडेमिक है उसको पैनिक के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि प्रिकॉशन के रूप में इसको देखने की जरूरत है। क्योंकि ये पैंडेमिक है, अगर हम प्रिकॉशन रखेंगे तो परास्त करेंगे पैंडेमिक को। दिल्ली में आज रात से लग जाएगा वीकेंड लॉकडाउन। जी हाँ, 10 बजेंगे और पूरी तरह से दिल्ली हो जाएगी सोमवार सुबह तक बंद। यानी होगा लगभग वर्चुअल लॉकडाउन, यानी सिर्फ जरूरी सेवाएं ही आपको मिल पाएंगी। उसके अलावा कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं होगी। सिर्फ वही लोग सड़क पर अनुमति लेकर के बाहर निकल पाएंगे जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं या फिर किसी न किसी तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं या जरूरी सेवाओं की आपूर्ति करते हैं, मसलन दूध या खाने पीने की चीजें। इसके अलावा जिन्हें बाहर जाना है, हवाई अड्डे, रेल स्टेशन, उन्हें अनुमति मिलेगी। वीकेंड लॉकडाउन सोमवार सुबह को शुरू होगा, तो दूसरा लॉकडाउन जो कि थोड़ा कम सख्त होगा वो बाकी दिनों के लिए जारी हो जाएगा और उसमें भी मॉल, जिम, इन तरीके की चीजें पूरी तरह से बंद होंगी। रेस्टोरेंट में भी खाना जा करके अनुमति नहीं होगा, वहां से आप कुछ पैक करवा करके अपने घर ले आ सकते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है जहां पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। कल 10,166 केस सामने आए और 53 लोगों की मौत हो गई है। चिंता की बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट यहां पर 21% को पार कर गया है। यहां भी आपको बता दें कि कई इलाकों में, कई शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस कम नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि यहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके बेटे, कल ही खबर आई कार्तिकेय, उनको कोविड हो चुका है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 10,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और ये अभी तक का एक रिकॉर्ड है। 53 लोगों की कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटों में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मौत हुई है, लेकिन जिन लोगों का शमशान घाट और कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार हो रहा है, जो आंकड़े वहां से सामने आ रहे हैं वो सरकारी आंकड़ों से मेल नहीं खा रहे हैं। सरकार का दावा है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स जो होते हैं
उनके साथ कोरोना सस्पेक्ट पेशेंट्स जिनकी डेथ होती है, मृत्यु होती है, उनका भी कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से ही अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लेकिन उनको कोरोना की वजह से मृत लोगों की सूची में शामिल नहीं किया जाता, इसलिए आंकड़ों जो सरकारी आंकड़े मृत्यु के हैं और जो शमशान घाट से सामने आ रहे हैं उसमें मेल नहीं है। लेकिन ये मात्र सरकारी दावा है। इसके अलावा प्रदेश भर से ऑक्सीजन की कमी की रिपोर्ट भी सामने आ रही है। भोपाल, जबलपुर, इंदौर और खरगोन जैसे शहरों में लोगों ने आरोप लगाया है कि कई लोगों की वजह ऑक्सीजन की कमी की वजह से जाने गई हैं। सरकार ने दावा किया है कि वो ऑक्सीजन का लगातार इंतजाम कर रही है, केंद्रीय सरकार से लगातार संपर्क में है और कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई हॉस्पिटल्स को जितनी जरूरत है दी जाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 9 बड़े शहरों में 19 तारीख तक के लिए लॉकडाउन भी लगाया है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। इस बीच आपको बता दें कि कुंभ पर कोरोना की मार पड़ी है। 2 अखाड़ों ने वक्त से पहले कुंभ को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। ये अखाड़े अपनी छावनियां कल तक समेट लेंगे। कई साधु संतों को कोरोना हुआ है, जिसके बाद ये फैसला लिया जा रहा है। 68 साधु संतों को कोरोना हो चुका है। आपको बता दें कि यहां से, खास करके कुंभ से, जहां पर एक बार में अंदाजा लगाइए 31 लाख लोग स्नान कर रहे थे, शाही स्नान कर रहे थे। क्या जमावड़ा था, किस तरह से, कैसे संभव था कि यहां पर आप कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो कर लेते। उसके बावजूद यहां पर कुंभ चल रहा था, लेकिन अब साधु संतों ने इस बात को समझा है और अपनी अपनी छावनियां समेट रहे हैं। महाकुंभ के मेष संक्रांति के मुख्य शाही स्नान के बाद कोरोना के मरीजों की, संक्रमित लोगों की संख्या पूरे देश में बढ़ती जा रही है। हरिद्वार में भी इसका साफ साफ असर दिखता है। एक दिन पहले जहां लाखों लोग इन्हीं रास्तों पर चलकर गए और उन्होंने गंगा पार करके हर की पौड़ी पर स्नान किया, वहीं अब यहां पर इक्का दुक्का लोग चलते दिखाई पड़ रहे हैं। दूर हर की पौड़ी और उसके आसपास के इलाकों में लोग तो दिख रहे हैं। भीड़ भले कम है, लेकिन लोगों के बीच लापरवाही ज्यादा दिख रही है। यहां से देखने पर ऐसा लगता है, लेकिन वहां सामने के पुल पर और इधर लोगों के बीच सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं है। ये अलग बात है कि लोग यहां पर मास्क जरूर लगाकर हैं, मास्क लोगों ने लगा रखे हैं, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जहां भी लोगों से बात करिए तो उनका सीधा सवाल यह होता है कि कई पुलिस वाले, आईटीबीपी के जवान, उन्होंने कहा कि जब चुनाव हो रहे हैं तो उस समय तो आप लोग दिखाते नहीं हैं। यहाँ कुंभ के मामले में सिर्फ आप दिखा रहे हैं कि कुंभ में लोगों ने सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखा। उधर राजनीतिक रैलियों में क्या हो रहा है, ये भी चीज आप दिखाइए। ये चीज जबकि हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों का रोष इस बात को लेकर है कि जब परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं तो चुनाव स्थगित क्यों नहीं हो रहे और चुनाव में सामाजिक दूरी का ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा है। और अब आपको हाल दिखाते हैं गुजरात का, जहां पर केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। अहमदाबाद, खास करके अहमदाबाद शहर में बहुत ज्यादा आंकड़े बढ़े हैं। आपको वहां का हाल दिखाते हैं। देखिए, पिछले 24 घंटे में 7,410 मामले सामने आए हैं। गुजरात पर गहरा मुसीबत, खास करके अहमदाबाद में कई सारे केसेस सामने आए हैं। मौत का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में 73 पहुंच गया है। लगातार यहां पर भी 39,250 एक्टिव केस सामने आए हैं। देश भर में जहां कोरोना के आंकड़े 2 लाख का पॉजिटिव केस के आंकड़े पार कर रहे हैं, गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। कल जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेटा जारी किया गया, उसके मुताबिक अकेले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा केस थे और उसमें अहमदाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित, 2,000 से ज्यादा केस। पूरे गुजरात में 81 मौतें तो सिर्फ दर्ज की गई हैं कागजों पर, जो कि सामने हैं। और यहाँ अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल की तस्वीर दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और आपको दिखाते हैं। ये जो तमाम सारे लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अपनों को खो चुके हैं। नम आंखों से अपनों के मृत शरीर, पार्थिव शरीर को लेने आए हैं और उसके लिए जो आप लाइन देखेंगे, ये तस्वीरें हृदय विचलित करती हैं। ये अहमदाबाद का सिविल अस्पताल है और ये जो लोगों की भीड़ है, ये अपनों का पार्थिव शरीर लेने के लिए आए हैं। यहाँ एम्बुलेंस की लंबी लाइन लगी है, वेटिंग चल रहा है। हमें बताया गया कि 17 वेटिंग तक थी सुबह। लोग 7 बजे 6 बजे से आए हुए हैं ताकि जो अस्पताल में एडमिट थे, जिनकी मौत हो गई है, और अब कम से कम उनका पार्थिव शरीर वो ले जा सके। ये जो भीड़ है, ये अस्पताल के मॉर्चरी विभाग की है। यहाँ अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अब आपका नंबर है, अपनों को लेने के लिए आए, तो एम्बुलेंस लगा दी गई है। बापू नगर, गांधीनगर, अहमदाबाद आसपास के तमाम सारे इलाकों से। और जो लोग हैं, ये समय नहीं है कि आप किसी से बात कर सकें, लेकिन ये स्थिति को अगर समझना हो तो ये स्थानीय लोग हैं। आप किसका शव लेने के लिए? ये जैसे भी नटवर भाई सोलंकी। कहाँ से आए हैं आप? बापू नगर।
तो क्या बताया गया? अब सुबह की आती है रात कितने बजे आए? हम सुबह में 7 बजे आए थे। अभी तक उन्होंने शब्द दिया नहीं अब ये तैयार किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। 2020 में आपने सबने मिलकर, सारे देश ने मिलकर सफलतापूर्वक ये फरवरी तक हम लोग या शायद मार्च के शुरुआत तक भी एक ऐसी स्थिति में थे जब काफ़ी सिग्निफिकेंटली शायद रोज़ के केसेस 10,000 से भी कम हो गए थे। और उस परिस्थिति से अभी हमारी पिछले 2 महीने के अंदर जो है परिस्थिति के अंदर एक परिवर्तन आया है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये जो सर्ज है ये रैपिड है, इसके थोड़े से डिफरेंट करैक्टर्स हैं और इस डिफरेंट करैक्टर्स होने के कारण इसका अलग अलग तरीके से मैनिफेस्टेशन हो रहा है। तेजी से हमारे बेड्स भर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि हम सब प्रकार की परिस्थितियों के बारे में आज उससे लड़ने के लिए ज़्यादा बेटर ढंग से इक्विप्ड हैं, कम से कम मेंटली, इंटेलेक्चुअली, मॉरली और अपनी करेज की दृष्टि से। शायद हमारे पास आज पहले के मुकाबले 1 साल क्योंकि हमने लड़ाई को लड़ा है, सक्षम तरीके से लड़ा, हमारे पास उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और इसलिए मेरी आज यहाँ आने का पर्पस ये था कि एक तो प्रेजेंट सिनेरियो को फीडबैक तो जो मिलता है उसके साथ साथ मैं डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जिसे कहते हैं, आप सबके मुंह से भी मैं सुन के समझूं, फिर कहाँ कहाँ हम लोगों के लिए सुविधाएं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, कोविड के लोगों के लिए भी ना कॉम्प्रोमाइज़ हो और नॉन कोविड में जो कम से कम ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी कीमत पे जो सर्विसेज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए वट एवर द सिचुएशन में भी, वो भी हम कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें। उसके लिए हम आज की परिस्थिति में क्या उसमें अपने सिस्टम्स के अंदर क्या अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं, क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं। कभी कभी तो इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर जो हम मजबूरी में रिफॉर्म करते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो शायद आने वाले समय के लिए हमें बेटर तरीके से काम करने के लिए भी मौका देते हैं। तो इस दृष्टि से मेरी आपसे मैं वो सारी जो बातें यहाँ एक एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने बेड्स खाली हैं, कितने भरे हैं, कितने इमरजेंसी में लोग वेट कर रहे हैं, कितने कोविड पॉजिटिव हैं, कितने एनआईसी झज्जर में चले गए हैं, ये सब मैं निटी ग्रिटी पर बात नहीं कर रहा, लेकिन 2-3 मेरे आपको सुझाव है कि किसी भी परिस्थिति में हम अपने धैर्य को कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें और जो एक साल में, 1.25 साल में इस कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए जो एक कोविड वॉरियर्स ने देश के बीच में इज्जत कमाई है, जो सम्मान कमाया है, जो सारे देश के लोग, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों को और उसके साथ साथ एक और कैटेगरी भी इमर्ज हुई जिसको फ्रंटलाइन वर्कर्स कहा गया। इन्होंने जो भी कुछ इज्जत कमाई है वो अपनी मेहनत के कारण कमाई है, वो अपनी सिंसियरिटी के कारण कमाई है, वो अपनी ईमानदारी के कारण कमाई है और वो अपनी जो उनकी मानवता के प्रति जो ड्यूटी थी उस की गहराई और गंभीरता और सिंसियरिटी के कारण कमाई है। वो ना तो ज़बरदस्ती उन्होंने छीनी है, ना ही उनको ज़बरदस्ती थोपी गई है, वो सेल्फ अर्नड है और उसको भी प्रोटेक्ट करके रखना, उसको भी प्रिजर्व करना। और जो चैलेंजिंग टाइम होता है वो मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा टीचर होता है। सिर्फ हमें हमारा दृष्टिकोण उसके हिसाब से
उसको नए सिरे से परिवर्तन करने की होती है। तो इस चैलेंज के अंदर हम लोग बड़े लेवल पे सोचते हैं, उसके ऊपर फिर इंस्टीट्यूशन एक लेवल पे सोचती है, लेकिन आप अपने अपने सिस्टम में, अपने अपने डिपार्टमेंट में आप उसी प्रॉब्लम को और ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि उसका जो बहुत बड़ा एनलार्ज्ड व्यू है वो आपको दिखाई देता है। दूर से हम देखते हैं तो शायद हमारे को उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखता है। इसलिए आप जो अपने अपने सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स को डील कर रहे हैं, वहाँ पर आज की जो परिस्थिति है या उस परिस्थिति को भी और हम कुछ फर्दर भी एनलार्ज या स्केल अप करके देख ले कि शायद ये और इतना बढ़ भी जाए तो भी हमें उस परिस्थिति में और क्या क्या अमेंड्स करने हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं। कुछ सॉल्यूशंस डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, कुछ सॉल्यूशंस बिल्कुल सिंपल भी हो सकते हैं, और उसके लिए मेरा सुझाव है कि अपने अपने डिपार्टमेंट्स में थोड़ा थोड़ा जिम्मेदार लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग रेगुलरली करें। यहाँ पर भी जो एक्सरसाइज है ये केवल एक सिंबॉलिक एकेडमिक एक्सरसाइज ना रहकर, और इसके अंदर से भी जो बेस्ट सॉल्यूशंस निकलते हैं जो आप करते हैं यहाँ पर, उनको भी हम तुरंत साथ साथ इम्प्लीमेंट करते जाएं। डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए कुछ चेंजेस करने के लिए आपको किसी की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी की कोई फाइल पे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आपको समस्या सामने दिखाई दे रही है, उसका आपको लगता है ये सॉल्यूशन है, उसको सॉल्यूशन को तुरंत इम्प्लीमेंट कर दीजिए। आपको अपनी आज की परिस्थिति में अपने अपने सिस्टम्स के अंदर उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने की मैं समझता हूँ कि पूरी इंडिपेंडेंस है, और कोई ऐसे कोई बहुत बड़ी उसके अंदर शायद रॉकेट साइंस मैं समझता हूँ कि नहीं होगी। और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये सॉल्यूशंस हैं जो इजीली हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस करते हैं, ताकि हम और बेहतर ढंग से कोविड के खिलाफ जंग को लड़ने में, जब उस परिस्थिति से लेकर आज तक हम आ गए जब कोविड के बारे में कुछ पता नहीं था, वायरस के बिहेवियर के बारे में कुछ नहीं पता था, जब ना कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ना कोई आइसोलेशन और ना कोई क्वारंटाइन और ना कोई ट्रैकिंग, ये सब बातें तो पहला केस आने के बाद शुरू हुई, जब उसके बाद और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें हमने धीरे धीरे डेवलप की हैं। कंटेनमेंट जोन भी और लोकलाइज्ड लॉकडाउन भी, और ये सारे जितने भी आज शब्द हम सुनाई हमें देते हैं, जितनी भी चीज़ें आज जगह जगह लोग, पहले एग्जाम्पल्स जो है वो भारत सरकार ने गाइडलाइंस दे देकर सारे देश को एस्टैब्लिश करके दिखाए, समझाए। अब स्टेट्स भी इतनी इक्विप हो गई हैं विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ आइडियाज, सजेशंस, कि वो अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से भी निर्णय करने के लिए सक्षम है। ऐसे ही हमारे इंस्टीट्यूशंस और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने खाली यहाँ पर अपने यहाँ आने वाले मरीजों को ही नहीं ठीक किया है, लेकिन टेली कंसल्टेशन के माध्यम से देश भर के हमारे जो यहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर लोग बैठे हैं, उन्होंने टेली कंसल्टेशन से देश भर के डॉक्टर्स को भी, मरीजों को भी साल भर जो है हमने एडवाइस दिया है। बहुत देश भर के स्थानों पे, बड़े बड़े कई स्थानों पर सो कॉल्ड वीआईपी पेशेंट्स जो एडमिट होते थे, वो उनको भी यहाँ के हमारे डॉक्टर्स ने लगातार जो है हेल्प किया है। यहाँ की हमारी टीमें जो हैं वो भी जो है बड़े बड़े स्थानों पर जो है कितने सारे मरीजों को देखने के लिए गई हैं। यानी हमने विषम से विषम परिस्थिति का भी बहुत ही करेज के साथ सामना किया है। और जब हमने सामना किया, ऐसा नहीं कि बीच में एक साल के अंदर, अभी हम, क्योंकि अभी हम आज की बात करें इसलिए पिछले एक साल में हमारे सामने कितनी प्रकार की कितनी तकलीफें आई हैं, कितने ऐसे संवेदनशील क्षण आए हैं, हम उनको शायद भूल गए हैं। तो उन क्षणों में भी हमने जो है उसमें से वी हैव इमर्ज्ड विक्टोरियस आउट ऑफ दैट। और इसीलिए मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये भी जो क्षण आया है, ये भी अगर हमने धैर्य और अपना करेज, अपनी सिंसेरिटी और अपना जो 1 सवा साल का
आपको मेडिकल प्रोफेशन का तो सबको तजुर्बा वो दशकों का है, लेकिन कोविड का भी अब तजुर्बा जो है वो 1 साल से ज़्यादा का हो गया है, और सब प्रकार की परिस्थिति क्या क्या है और क्या क्या हो सकती है इसका सबका सामना करने की दृष्टि से, इसलिए शायद ऐसी परिस्थिति में जब मरीज जिसको तकलीफ होती है उसके लिए शायद ये पहला अनुभव होता है। उसको नहीं पता कि अस्पताल में भीड़ लगी है, अस्पताल में बेड नहीं है, अस्पताल की इमरजेंसी में जाने पे भी शायद उसको प्रॉपर बेड नहीं मिल सकता या वो प्रॉपर आईसीयू तक नहीं पहुंच सकता। उसके लिए ये पहला अनुभव है। लेकिन हम सब तो क्योंकि 1-1.25 साल से यही सब देख रहे हैं तो शायद हमारे लिए ये रूटीन हो सकता है। और ऐसे ही समय पे मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे लिए सबसे बड़ा टेस्ट होता है, क्योंकि जो मरीज है उसको भले ही उस समय एक प्रॉपर बेड के ऊपर लेटने की सुविधा ना मिल पाए, लेकिन अगर उस समय उसको जो ट्रीटिंग डॉक्टर है या अटेंडिंग डॉक्टर है या जो वेलकमिंग डॉक्टर है उसके प्यार के संवेदनशीलता के साथ भरे हुए उसको 2 शब्द भी सुनने को मिल गए कि आप चिंता मत करो, हम आपकी पूरी चिंता कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं आपको होगा, या हमें आपको ये एडवाइस देनी है। मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सब नहीं करते हैं, लेकिन जो ऐसी परिस्थिति के अंदर जिस प्रकार के धैर्य की हम सबको आवश्यकता है वो हमारे को सुनिश्चित करना है कि हम वो जो टेंशन के अंदर जो मरीज है, उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके जो अटेंडेंट्स हैं, हम कैसे उनको उस परिस्थिति में भी हम उनके चेहरे के ऊपर जो उनकी स्माइल है उसको मेंटेन करा सकते हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। और इसके साथ साथ लगातार कंटिन्यूअस चिंतन करते जाइए और क्या क्या चीज़ें और करनी है, स्टाफ बढ़ाने के लिए क्या करना है, नर्सिस को और एम्प्लॉय करने के लिए क्या करना है, डॉक्टर्स के लिए और क्या करना है। अभी मान लीजिए अब समस्या आई कि भाई नर्सिस को हमने एम्प्लॉय तो कर लिया लेकिन उनका जो मेडिकल है उसको होने में 2 महीना लगता है, तो उसका समाधान था कि भाई तुरंत सरकार ने परमिशन दिया कि भाई आप इनको काम पे लगा लीजिए, मेडिकल वो करा लेंगे, 1 महीने में करा लेंगे, 2 महीने में करा लेंगे। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई वो डॉक्टर उपलब्ध है, आप वॉक इन करिए, वॉक इन करके आप एम्प्लॉयमेंट लीजिए और काम पर जुट जाइए। कई लोगों ने खाली पोस्ट इत्यादि को भरने के बारे में सुझाव दिए, ऐसे बहुत सारे सुझाव आएंगे। जो भी कुछ बेस्ट पॉसिबल तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है। अभी मैंने लास्ट वीक मीटिंग बुलाई थी जिसमें एम्स के लोगों को नहीं, लेकिन मैंने सफदरजंग के, लेडी हार्डिंग के और आरएमएल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को बुलाया था, और हमारा जो साइंस की मिनिस्ट्री है CSIR, तो CSIR की रुड़की लैब ने जो है उन्होंने एकदम विदिन 7 डेज हॉस्पिटल और हॉस्पिटल बेड्स जो मैंने पिछले साल कई स्थानों पर गाजियाबाद में, चेन्नई में, कई स्थानों पर उनको इनॉग्रेट किया, कंधे पे रख के अस्पताल एक तरीके से जो है ट्रैवल हो जाता है, और अच्छा खासा फुल फ्लेजेड अस्पताल। तो हमने उनको अस्पताल वालों को भी कहा कि भाई आप अस्पताल में अपनी जगह ढूंढो कि जहाँ जरूरत पड़ती है तो वहाँ पर वो हम अस्पताल क्रिएट कर देंगे, विदिन 7 डेज कर देंगे। आप बस अपना टाइमलाइन उसके लिए तैयार रखिए, उसके लिए निश्चित करके रखिए। ऐसी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं जो कि आपके अपने सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की दृष्टि से और वर्ष होने वाली मान लीजिए परिस्थिति आती है तो हम क्या क्या और कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि वो सारी चीज़ों पर एक चिंतन ऑन रखिए। वो ऑन है, उसका मैनिफेस्टेशन मैंने अभी यहाँ आज देख लिया। अब उसको ऑन रहने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में भी यहाँ पर डायरेक्टर साहब भी हैं, और मिनिस्ट्री के एक जॉइंट सेक्रेटरी को भी हमने यहाँ पर जेडी एडमिनिस्ट्रेशन की तरह से विशाल चौहान साहब को यहाँ पे भेजा हुआ है। तो उन सारी चीज़ों को जो जो लगता है कि आवश्यक है, बहुत ज़्यादा सोच
नेताओं को चुनाव की चिंता है, जहां हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। पश्चिम बंगाल में हो रही धुआंधार रैलियों में नियमों की धज्जियां उड़ रही है। सब नियम तोड़े जा रहे हैं और एक दूसरे पर नियम तोड़ने का आरोप भी लग रहा है। लिहाजा कलकत्ता हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। उसकी सख्त हिदायत के बाद अब चुनाव आयोग ने कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें अहम फैसला लिया जाएगा। पूरे देश में हाहाकार है, लेकिन बंगाल में न रैलियां रुकी, न रोड शो, न प्रचार। देश में इतना बड़ा संकट है, लेकिन ऐसा लगता है कि बंगाल जैसे किसी दूसरे देश में है। इसी बीच ममता बनर्जी भी नींद से जागी और राज्य में कोरोना की फिक्र बढ़ गई। चुनाव आयोग से बाकी चरणों के मतदान एक साथ कराए जाने की अपील कर डाली। ममता ने ट्वीट कर कहा, हमने महामारी के बीच पश्चिम बंगाल चुनाव 8 चरणों में कराने के चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया था। अब कोरोना के मामलों में भारी तेजी को देखते हुए मैं चुनाव आयोग से बाकी बचे फेज के चुनाव एक साथ कराए जाने की अपील करती हूँ। इससे लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सकेगा। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। आज बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी सभी पार्टियों के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं। वहीं बीजेपी भी बाकी बचे दौर के चुनाव एक साथ कराने के खिलाफ है। अपने इस रुख को लेकर उसकी दलील सुनिए। कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। चुनाव बंद नहीं होने चाहिए। चुनाव तो चल रहा है और जहाँ चुनाव नहीं हो वहाँ ज्यादा बढ़ रहा है। बंगाल में चुनाव है, लेकिन यहाँ वो संक्रमण उतना भी तो नहीं हुआ है। और यहाँ तो पिछले 1 साल से पूरा चल रहा है खुल्ला, कोई रेस्ट्रिक्शन मानता ही नहीं। हालांकि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने ट्वीट कर कहा, जान बचाने के लिए बाकी बचे दौर के चुनाव एक साथ कराना जरूरी है और संभव भी। पश्चिम बंगाल में तमाम रैलियों पर बैन के साथ साथ आखिरी 3 चरणों के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव समझदारी भरा, अच्छा और संभव है। किसी भी कीमत पर जान बचाना ही सबसे बड़ा मकसद है। राज्य में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना और उसे लागू कराना बतौर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जिम्मेदारी थी, लेकिन उनकी रैलियों में भी कोरोना से बचाव के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। जब कलकत्ता हाईकोर्ट और चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाया, तो वो लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रही हैं। মাস্কটা অলওয়েজ পরবেন। আমি কথা বলছি বলে খুলে রেখেছি, কিন্তু কথা না বললে আমি সবসময় কথা বলার সময় পড়ে থাকি। কিন্তু যেহেতু আমাকে ঘন্টার পর ঘন্টা ভাষণ দিতে হচ্ছে, তাই আমি কিছুক্ষণের জন্য খুলেছি, কিন্তু আমি আবার বলবো। सियासी खींचतान के बीच नेताओं की बंगाल में रैलियों का दौर जारी है। दिग्गज नेता बंगाल के दौरे पर हैं। ये तब है जब बंगाल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बंगाल में एक दिन में करीब 6-6 हजार तक नए केस मिल रहे हैं। पहले चरण के चुनाव से चौथे चरण के चुनाव तक 20 दिन के अंदर रोज के केस 7 गुना बढ़े। अब चुनाव आयोग गाइडलाइंस जारी करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये बात किसने मानी है और कौन आगे मानेगा, ये सबको पता है। सोच यही है कि प्रचार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, भले बंगाल में कोरोना की रफ्तार कितनी भी बढ़ती रहे। आज तक ब्यूरो। और इस बीच ममता बनर्जी और दिलीप घोष के अपने अपने क्या राय हैं, क्या बयान हैं, वो सुनिए। কোভিডের সময় একবার আসেনি, এখন আবার বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে কোভিড বাড়িয়ে দিয়ে এখন পালিয়ে যাচ্ছে। কোভিড বাড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে, আর তখন আমাদের ফেস করতে হবে। তার মধ্যেও যতটা পারছি আমরা করতে চেষ্টা করছি বিনা পয়সায় ट्रीटमेंट। जिन पार्टियों ने सेशन डायरेक्शन करने के लिए वो जान गए कि हार गए हैं, इसलिए वो चुनाव से भागना चाहते हैं। हम तो लड़ना चाहते, लड़ रहे हैं और जीतेंगे। आसाम इतना छोटा राज्य, उसमें 3 फेज में हो रहा है। ममता बनर्जी जब भी जीती 6 फेज में 7 फेज में होता था, आज हार रहे इसलिए उनको उल्टा लगता है। और ये डर रोज का रोज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना विभीषिका बनकर लौटा है। इस बार कोरोना की रफ्तार बहुत तेज है और यही वजह है कि महामारी की चेन तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। ये वीकेंड कर्फ्यू आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लगाया जाएगा। जिसका डर था वही हुआ, जो नहीं होना था वही हुआ, जिसकी आशंका थी वही हुआ। तो दिल्ली वालों,
अब भी सावधान हो जाओ, अभी सतर्क हो जाओ, अब भी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठा लो, क्योंकि दिल्ली में हुआ है कोरोना विस्फोट। 15 अप्रैल का आंकड़ा दिल्ली में ये है, 16,699 नए संक्रमित मिले हैं। दिल्ली में कोरोना बम फटने से हड़कंप मचा हुआ है। महीने भर पहले जिस वायरस को मरा हुआ समझा जा रहा था, उसने ऐसी चाल चली है कि आम दिल्ली वासी से लेकर सरकार तक में खलबली है। ताजा संकट से बचने के लिए दिल्ली सरकार बैठकों पर बैठकें कर रही है। चिंता यही है कि कोरोना महामारी के इस आफत से कैसे बचा जाए। इसलिए उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री की बैठक हुई और बैठक में तय किया गया कि दिल्ली में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देश की तरह दिल्ली में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कम से कम कोरोना केस के नए आंकड़े इसी खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। 15 अप्रैल को दिल्ली में आए 16,699 नए मरीज। इस महामारी की तीसरी लहर में दिल्ली में पिछले साल 11 नवंबर को 8,593 नए मामले आए थे। कल 112 लोगों की कोरोना से मौत हुई। 30 नवंबर के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हैं। 30 नवंबर को 108 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। हालांकि राजधानी में सबसे ज्यादा 131 मौत 18 नवंबर को हुई थी। कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा हो गई। बीते साल नवंबर में संक्रमण दर 15% से ज्यादा थी। आंकड़ों के मुताबिक अब दिल्ली में 10 दिन में डबल हो रहे हैं मरीज। ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, इस चौथी वेव को भी हम सब दिल्ली वाले मिलके पहले जो 3 वेव आई थी उसकी तरह से हम जरूर सफल होंगे, जल्द सफल होंगे, ताकि हम लोगों को इससे भी जल्दी मुक्ति मिल सके। अब इसमें किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं बचा है कि कोरोना की ये लहर भयानक है, भीषण है कि खतरनाक है। अब सवाल ये है कि क्या वीकेंड कर्फ्यू से दिल्ली में कोरोना को हराया जा सकता है, क्योंकि सरकार फिलहाल लॉकडाउन जैसे सख्त कदम से बचती नजर आ रही है। सुनिए आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में पिछले दिनों सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था। देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि लॉकडाउन से कोरोना को खत्म नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन से और रिस्ट्रिक्शंस लगाने से कोरोना को स्लो किया जा सकता है। कम इंटरैक्शन होगा, उतना कोरोना स्लो हो जाएगा। तो अभी दिल्ली के अंदर जो स्थिति है, दिल्ली में अभी फिलहाल हेल्थ सिस्टम हमारा कंट्रोल में है। लेकिन अगर केसेस मान लीजिए कल को बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं और हमारे यहाँ बेड नहीं बचते, हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बचते, आईसीयू नहीं बचते, तो हो सकता है फिर हमें इसको स्लो करने के लिए थोड़े दिन के लिए लॉकडाउन लगाना पड़े। और सभी लोगों से निवेदन किया जाता है कि आप सभी लोग 10 बजे से पहले अपने घरों के अंदर चले जाइए। 6 अप्रैल को जब दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ था, तब राजधानी में एक दिन में 5,100 केस आए थे। लेकिन अब एक दिन का आंकड़ा 16,699 केस पर पहुंच गया है। यानी 8 दिन में तिगुने से भी ज्यादा रफ्तार से बढ़े हैं मामले। ये रफ्तार दिल्ली को डराती भी है और परेशान भी करती है। बेहतर यही है कि कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, वरना अगर कोरोना इसी रफ्तार से आगे बढ़ा तो बहुत संभव है कि दिल्ली एक बार फिर लॉकडाउन का दंश झेले। आशुतोष मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।